ना मैं जज हूँ, लेकिन मैं एक आम आदमी की हैसियत से ये बात पूछना चाहता हूँ कि जब इस इदारे ने फैसल वावड़ा साहब को बुलाया तो वो कभी नहीं आते हैं। पिछली बार उन पे इस चीज़ पे जुर्माना भी लगा कि वो क्यों नहीं आते। इस दफ़ा यकीन करें, आज तकरीबन कोई 40 मिनट की बहस में आधे घंटे की बहस इस पे हुई है। जितने भी कमीशन के यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन के जो सरबराहान बैठे हुए थे, उन्होंने फैसल वावड़ा के वकील से यकीन करें एक तरह से उनसे विनती की है, बार बार ये पूछ के कि फैसल वावड़ा साहब क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं आना चाह रहे। क्या उनको हमारे सामने आते हुए शर्म महसूस होती है? क्या वो कानून से बालातर हैं? क्या वो इतने बड़े शख्सियत बन चुके हैं? क्या अब उनको इलेक्शन कमीशन में आना भी उनको ठीक नहीं लगता? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, मुझे फैसल वावड़ा से कोई सरोकार नहीं है, मुझे फैसल वावड़ा से कोई गिला भी नहीं है। वो आदमी जिस दिन इस मुल्क में उसकी एमएनएशिप और उसकी वो सेनेटर नहीं होगा, वो इस मुल्क में एक दिन भी नहीं गुजारेगा, उससे मुझे कोई गिला नहीं है। लेकिन ये इमरान खान साहब, जिसने हमें ये कहा था कि पीपल्स पार्टी जैसी पार्टियां और नून लोग जैसी पार्टियां ये तकरीबन फिरौनियत की तरफ जा रहे हैं। आज मैं ये पूछना चाहता हूं इमरान खान साहब से कि उन्होंने अपने पार्टी में इन फिरौनों को क्यों छोड़ा हुआ है? वो क्यों अपने पार्टी, मुझे तो लोग मना करते कि फिरौन का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। फिर वही लफ्ज़ मुझसे निकलता है, कम से कम लफ्ज़ मेरे मुँह से फिरौन का निकलता है कि ये फैसल वावड़ा कितना बड़ा फिरौन बन गया है कि इसको यहाँ पर आते हुए शर्म महसूस होती है। और अभी जाके इलेक्शन कमीशन के बेंच के एक मौजूद रुकन ने उनसे बार बार ये पूछा कि आप खुदारा कुछ तो कहिए कि फैसल वावड़ा साहब क्यों नहीं आए हैं, और उन्होंने उनके मुंह में ये बात डाली है बार बार कहने से कि इस कमीशन की थोड़ी सी इज्जत, थोड़ी सी लाज रखिए और ये बताइए कि फैसल वावड़ा क्यों नहीं आए। कम अज कम इतना ही बता दें कि उनकी तबीयत नासाज थी, कोई घर में कोई प्रॉब्लम थी और कोई मसला था। उसके बावजूद उसके वकील ने कहा कि हाँ जी उनकी वालदा साहब की मादा की तबीयत खराब थी। वल्लाह आलम ऐसा है कि ऐसा नहीं है, लेकिन लग नहीं रहा था कैसा कुछ हुआ है। झूठ कह रहा था, सबको लग रहा था कि झूठ कह रहा था। ये क्या कर रहे हैं? ये इमरान खान साहब इखलाकियात को कहां पर लेके जा रहे हैं? ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस जिन्होंने इस मुल्क के लिए लेजिस्लेशन करनी है, जिसने इस मुल्क के गरीब के लिए, अमीर के लिए, उस्ताद के लिए, जजों के लिए, फौज के लिए कानून साजी करनी है, उनका ये हाल है कि वो इस दायरे में आना जो है अपनी इज्जत के खिलाफ समझते हैं। ये कहां पर जाएगा ये मुल्क? अगर इस मुल्क में कानून बनाने वाले इदारे कानून का ये असर करेंगे तो क्या होगा इस मुल्क का? फिर आप लोग कहते हैं कि जी फौज क्यों इंटरफियरेंस करती है, फौज क्यों इंटरफियरेंस करती है? जब हमारे कानूनदान, कानून बनाने वाले कानून की धज्जियां उड़ाते हैं इतना खुलेआम, तो कोई भी जरा इंटरफियरेंस करेगा। आप फौज की बात कर रहे हैं, कल को पुलिस इस बात पे आ जाएगी। आप खुद कानून के रखवाले हैं, आप कानून बनाने वाले हैं, आप कानून के साथ कुछ नहीं करेंगे, कानून की इज्जत नहीं करेंगे, तो फिर यही होगा। और आम आदमी के बेचारे की फिर क्या हैसियत होगी? यहाँ पे बहुत दुख हुआ इस बात पे हमें आज। और आप सबको पता है कि लास्ट डेट पे ऑर्डर ये हुआ था कि फैसल वावड़ा इन पर्सन इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होगा, और इन एडिशन टू दिस ये भी ऑर्डर हुआ था कि 50,000 उसे फाइन लास्ट डेट पे हुआ था, वो फाइन भी पे करेगा। लेकिन आज सुबह असबे रवायत जिस तरह के वो पहले दिन से कर रहे हैं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कादर खान मंदोखेल साहब को, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे हल्का NA 240 48 49 कराची वेस्ट से। फैसल वावड़ा के मद्दे मुकाबल हमारे कैंडिडेट थे और पहले दिन से इस केस को परसू कर रहे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर से लेके हाई कोर्ट तक और इलेक्शन कमीशन के पास जनवरी 2020 में हमने फाइल की एप्लीकेशन, और पहले दिन से लेके आज दिन तक कमीशन एक ही बात पूछ रहा है कमीशन सिर्फ एक बात पूछ रहा है कि आप ये बताएं कि आपने जो नेशनैलिटी वेव की है यूनाइटेड स्टेट की, वो किस डेट को की है। हर डेट पे कोई ना कोई इनकी तरफ से एप्लीकेशन आती है, और आज तो इन्होंने हद कर दी है।
आज जब इलेक्शन कमीशन ने इनसे पूछा कि आप ये बताएं कि फैसल वाडा ने लास्ट डेट पे जो कमीशन का ऑर्डर था उसकी तामील में कहाँ है फैसल वाडा, क्यों नहीं पेश हुए, तो उनके वकील के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था और बिल्कुल मुकम्मल खामोशी छा गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था बताने को कि फैसल वाडा आज यहाँ पे क्यों नहीं है। उसके बाद आज जो वो बार बार इस बात पे उनके वकील साहब आ रहे थे कि ये इलेक्शन कमीशन जो है उसको जुरिस्डिक्शन ही नहीं है इस पिटीशन को इंटरटेन करने की। तो वो बार बार ये ख्वाहिश कर रहे थे कि हम इस पे डिसाइड कराना चाहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने फिर ओरली ये ऑर्डर किया कि हम आपकी इस एप्लीकेशन को डिसमिस करते हैं और ये अनाउंस करते हैं कि हमें जुरिस्डिक्शन हासिल है। उसके बाद ऑर्डर किया कि वो जो लास्ट डेट पे इन्हें फाइन का ऑर्डर हुआ है वो पे करें। वो ऑर्डर फिर उस ऑर्डर की तामील में 50,000 पे किए गए, जो हम सब ने कलेक्टिवली चैरिटी के लिए स्वीट सॉम के नाम हमने कहा है कि ये डिपॉजिट करें। तो पार्शली लास्ट ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन मैं नहीं समझता कि आज को जवाब था कि फैसल वाडा को उसकी तरफ से, जबकि कोई जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं थी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में पेश होने की हवाले से, कोई ग्राउंड, कोई आर्गूमेंट, कोई उनका मौक़िफ़ नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि इसमें उन्हें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन इसमें अभी जो ऑर्डर आएगा, हमारी रिक्वेस्ट ये थी हमने रिक्वेस्ट ये की कि अगर एडजर्न किया जाए इस केस को, तो चूंकि उसने डेलिबरेटली ऑनरेबल कमीशन के ऑर्डर को वायलेट किया है तो कंटेम्प्ट नोटिस दिया जाए फैसल वाडा को और फिर जो है आगे डेट मुकर्रर की जाए। अभी डिटेल ऑर्डर आएगा, लेकिन हमारी सबमिशन इलेक्शन कमीशन को ये है, वहाँ पे ये हमने रिक्वेस्ट की है कि अगर 10 मार्च के लिए इसको एडजर्न किया जाता है तो उससे पहले उसको कंटेम्प्ट नोटिस दिया जाए, क्योंकि जो लास्ट ऑर्डर है उसको डेलिबरेटली फैसल वाडा ने जो है वो वायलेट किया है। इस हवाले से मज़ीद डिटेल जो है सेनेटर सैर कमरान आपको बताएंगी और मैं उनको कहता हूं कि वो बाकी आगे आपको बताएं इसकी डिटेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझती हूँ कि सबसे अहम चीज़ ये है कि इदारों की तकरीम, इदारों का एहतराम। यानी एक शख्स जो कि नेशनल असम्बली के लिए एफिडेविट दाखिल करते हुए गलत बयानी से काम लेता है और इलेक्शन कमीशन को जवाब नहीं देता कि उसने कब अपनी नेशनलिटी डिनाउंस की है, वो एक दूसरे ऐवान का रुकन बनने जा रहा है। तो मैं समझती हूँ ये जो ताख़ीर है एक ऐसे शख्स को जिसने झूठी एफिडेविट दाखिल की, कि उसको पासपोर्ट दे दिया गया है कि पहले आप एक ऐवान की तहज़ीक करें, फिर आप इदारों की तहज़ीक करें, फिर आप ऐवान बाला में जाएं और फिर ऐवान बाला की तहज़ीक करें। मैं ये समझती हूँ कि वो 62-63 पे पूरा नहीं उतरता और इस तरह के लोग अगर ऐवान बाला में जाएंगे तो क्या कानून साजी करेंगे, क्या मिसाल छोड़ेंगे। ये इंतहाई अफसोस की बात है कि इलेक्शन कमीशन की मैंने बेबसी देखी है। आज मैंने इलेक्शन कमीशन की बेबसी देखी है, ऐसी ही बेबसी जो डस्का इलेक्शन के बाद उनकी प्रेस रिलीज में थी, ऐसी ही बेबसी जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के गायब होने पे थी। आज धुंध मैंने यहाँ भी देखी है, ऐसी धुंध देखी है जिसके अंदर छुप के फैसल वाडा एक पासपोर्ट मिल गया उसको क्रॉस करने का, एक ऐवान की तहज़ीक करके दूसरे ऐवान की तहज़ीक करने। मैं ये समझती हूँ कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी बगैर फैसला किए हुए कि उसके पेपर्स मंजूर किए जाते, और इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए था कि उसने पहले गलत बयानी से काम लिया और उसने जानबूझ के ताख़ीरी हरबे अपनाए ताकि उसको जवाब ना देना पड़े। तो जो चीज़ जिसकी बुनियाद झूठ पे है, तो मैं समझती हूँ कि वो तो बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान की आवाम के साथ भी ज़्यादती है, उन तमाम PTI के मेंबर्स के साथ भी ज़्यादती है जो इसको अब ऐवान बाला में वोट देंगे। हमने सुनी है आवाज़ें, हमने अंदरूनी आवाज़ें सुनी है, हमने देखा है तहफ़्फ़ुज़ कि लोग उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है, मगर ये जो स्टंट मास्टर है इसको अब ऐवान बाला में भेजा जा रहा है, जो इंतहाई अफसोस
दुख की बात है और पाकिस्तान के अवाम और उनके मैंडेट की तहजीक है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम।